आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने पेश किया श्वेत पत्र, कोयला 2G कॉमनवेल्थ घोटालों का जिक्र। लिखा कि यूपीए सरकार आर्थिक मैनेजमेंट में फेल रही, शुक्रवार को वित्त मंत्री देंगी बहस का जवाब। भजनलाल सरकार का लेखानुदान पेश। भजनलाल सरकार की बड़ी घोषणाएं, 70,000 नई भर्तियों की मिलेगी सौगात। पेंशन में 150 रुपए का इजाफा, किसानों को भी कई सौगातें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय नागौर दौरा। खरनाल में वीर तेजाजी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। गोगिलाओं में गांव चलो अभियान का करेंगे आगाज। अलका गुर्जर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। 4 राज्यों में लाभार्थी संपर्क अभियान की संभालेंगी कमान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और लक्षद्वीप की मिली जिम्मेदारी। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में तबादलों से हटी रोक। प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी किया आदेश, 10 से 20 फरवरी तक होंगी ट्रांसफर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 9 और 10 फरवरी को नागौर का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री मुंडवा के वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान के वार्षिक उत्सव में भाग लेंगे। सीएम के दौरे को लेकर अजमेर रेंज आईजी लता मनोज और कलेक्टर ने खरनाल, मुंडवा और अमरपुरा पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री खरनाल में तेजाजी महाराज मंदिर में दर्शन करने के बाद मुंडवा पहुंचेंगे, जहां वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान के वार्षिक उत्सव और शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद बीजेपी कार्यालय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री के नागौर दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तैयारियों में जुट गए। राजस्थान में भजनलाल सरकार के अस्तित्व में आने के करीब 1.5 महीने बाद पहली बार तबादलों में छूट दी गई। 10 से 20 फरवरी के बीच करीब 11 दिनों में विभाग में हजारों तबादले होने के आसार हैं। सरकारी विभागों के साथ सारे निगमों, मंडलों, बोर्डों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में तबादले हो सकेंगे। हालांकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर आदेश में स्पष्ट नहीं कहा गया। इसे लेकर संभवतः सरकार नीतिगत फैसला ले सकेगी। तबादलों के आवेदन ऑनलाइन लेने की संभावना है। दूसरी तरफ तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हमेशा से ही दुखती रग रहे हैं और ऐसे में इसे लेकर सरकार को अपना रुख साफ करना पड़ सकता है। अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही तबादलों से प्रतिबंध हटाकर कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को लुभाने की सरकार ने कोशिश की है। अब लोकसभा चुनाव का परिणाम यह तय करेगा कि यह कोशिश कितनी रंग लाती है। कैमरा पर्सन राकेश रेल मगरा के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। भजनलाल सरकार का लेखानुदान पेश करते हुए बतौर वित्त मंत्री दिया कुमारी ने चिकित्सा क्षेत्र पर विशेष फोकस रखा। लेखानुदान में अधिकांश केंद्रीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की गई। लेखानुदान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की सबसे चर्चित चिरंजीवी योजना का नाम बदल दिया गया। ये योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जानी जाएगी। नई योजना में उस कैंसर मरीज को भी जोड़ने की बात कही गई जिन्हें अस्पताल में भर्ती करने के बजाय 3-4 घंटे की थेरेपी की ही जरूरत होती है। ऐसे मरीजों के डे केयर ट्रीटमेंट को भी योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों की कामकाज की रफ्तार को भी गति देने का वादा किया गया। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के अंतर्गत कार्मिकों एवं पेंशनर्स को कॉन्फेड के माध्यम से दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा प्रदान की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में लेखन करते हुए पर्यटन को लेकर कई अहम घोषणाएं की। लेखानुदान में प्रदेश के 20 प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसी तरह लोक कलाकारों और युवाओं को पर्यटन और पारंपरिक कला से जुड़ने के लिए 20,000 युवाओं को अगले 2 वर्ष में गाइड का प्रशिक्षण दिए जाने की घोषणा की गई। ऐतिहासिक धरोहरों के विकास के लिए भी भजनलाल सरकार के संकल्प का लेखा अनुदान में खास जिक्र देखने को मिला है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले संग्रहालयों का विकास किया जाएगा। लेखा अनुदान में महाराणा प्रताप के शौर्य को प्रणाम करते हुए प्रदेश में महाराणा प्रताप की सर्किट स्थापित करने की घोषणा की गई।
सर्किट में महाराणा प्रताप से जुड़े चामंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर के क्षेत्र का 100 करोड़ रुपए लगाकर विकास किया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेवा के जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान के युवाओं के शौर्य और बलिदान को भी इस बजट में सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद भजनलाल शर्मा द्वारा अपनी टीम के साथ कई दिनों तक किए गए मंथन के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट पेश किया, जिसमें गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्रित करने के साथ विकसित राजस्थान को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया। इसका राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में भी मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बजट को विकासोन्मुखी बताया, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस बजट को लोक लुभावना बताया। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा अलग अलग प्रोफेशनल से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। डबल इंजन की सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान की वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट उस आत्मविश्वास के साथ पेश किया जिस आत्मविश्वास के साथ में निर्मला सीतारमण ने गरीब को, किसान को, युवा को फोकस किया था और साथ में किसानों को फोकस भी किया था। लेकिन जोधपुर की जनता क्या सोचती है? जोधपुर की जनता बहुत जागरूक है। जोधपुर की जनता ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, गंज सिंह शेखावत जैसे केंद्रीय मंत्री दिए हैं, लिहाजा जोधपुर की जनता काफी जागरूक से जान लेते हैं इस बजट को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या क्या है। नारायण जी, कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को आप? इस बजट को हम ठीक देखते हैं, यूँ देखते हैं कि किसानों का भी ख्याल रखा गया है और किसानों के उत्पादन खर्चे को भी घटाने का काम उन्होंने ये बीज किट देने की घोषणा करने से उत्पादन का खर्चा भी घटेगा। और इसी तरह जो पुरानी संस्कृति है राजस्थान की, उस संस्कृति को जिंदा रखने का काम भी इन्होंने किया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जेपी नड्डा जी को और आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को। इस बात का दूंगा कि एक जो 30 साल से चैनल चला आ रहा था राजस्थान में, चाहे अशोक जी का हो चाहे वो वसुंधरा जी हो, उसको तोड़ करके ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति तक हम किसी को भी वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये साबित करने से कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता में पार्टी के प्रति वफादारी बढ़ी है। और धन्यवाद दिव्या कुमारी जी को दूंगा कि पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद वित्त मंत्री हमेशा मुख्यमंत्री बजट देता था, मगर आपने बजट दिया, इसलिए धन्यवाद। और इस बात का भी धन्यवाद कि आपने बीज, किसान के बीज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका ख्याल रखा और फ्री किट देने का फैसला किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वाकई बात मानते हैं कि कार्यकर्ता की सरकार ने पहला बजट जो पेश किया वो जनहितकारी है? मेरे ख्याल इसमें कोई निस्संदेह नहीं है। वास्तव में एक कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री जी को स्थापित यहाँ पर बनाया गया है और कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी गई है। और कार्यकर्ता के रूप में आज एक मुख्यमंत्री के निर्देशन में दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया, बहुत ही शानदार, और सभी का इसमें ध्यान रखा गया है। और ये इससे, जैसे अभी तो ये सिर्फ अनुदान बजट था, इस बाद में हमारी वापस सरकार में आने वाली 3.0 उसमें विस्तृत बजट आएगा और काफ़ी कुछ होने वाला है। कैसे देखते हैं आप? महिला हैं और महिला ने ही बजट जब पेश किया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने, जैसा कि नारायण जी का पहली बार ऐसा हुआ है कि वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस देश के अंदर महिलाओं को बहुत आगे करा है नरेंद्र मोदी जी ने। उसके लिए तो उनको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन मुझे एक बात और कहनी है कि दिया कुमारी जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है कि भाई हॉस्टल्स के अंदर कैमरे लगवाए, लक्ष्मी जो योजना लेके आई वो सब ठीक है। लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ, एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये सब सुविधाएं दे तो रहे हैं, लेकिन आज इस जो हम पेट्रोल के बात को लेकर के कहते हैं, तो उस पेट्रोल की बात को वो साइलेंट क्यों है? उसके अंदर क्यों नहीं उसके भाव घटाए जा रहे हैं? क्योंकि हम फैसिलिटी तो सब दे रहे हैं, लेकिन जाने आने के लिए जो पेट्रोल का खर्चा होता है, क्या वो एफर्ट कर सकती है? एक आम पब्लिक नहीं कर सकती है। तो नरेंद्र मोदी जी को पेट्रोल के भाव के अंदर भी अपना नजर करना चाहिए और उसके अंदर कटाई करनी चाहिए। क्योंकि ये पहला बजट है और दिया कुमार ने जब पेश किया है तो कहीं न कहीं ऊपर के नेताओं से बिना डिस्कस किए
बजट पेश नहीं हो सकता। लेकिन ये कहना गलत होगा कि सारे के सारी चीज़ें पर्ची से होंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री का खुद का अपना विवेक होना चाहिए। जिस तरीके से चर्चा की गई है, राजस्थान भर में घूम करके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने लोगों से सलाह ली है, और जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत है, चाहे कैलाश चौधरी हैं, तो और जो तमाम जो नेता हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद में धरातल में जो कार्यकर्ता उससे डिस्कस करने ये बजट पेश किया गया। उम्मीद करते हैं कि ये बजट पूरे राजस्थान को विकसित भारत की तरह विकसित राजस्थान बनाने में कारगर साबित होगा। सुमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। प्रदेश के सबसे बड़े शहर और राजधानी जयपुर चारों तरफ विस्तृत तौर पर फैला हुआ है। राजधानी जयपुर को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार का खास फोकस है। राजधानी जयपुर के समस्याओं के निराकरण और इसके विकास को महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जहां 2 नगर निगम हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी एजेंसियां इसके विकास के लिए और शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन सभी सरकारी एजेंसियों में आपसी समन्वय के लिए प्रमुख सचिव नगरीय विकास टी रविकांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का नाम जयपुर शहरी निकाय समन्वय समिति दिया गया है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की स्वीकृति के बाद इस समिति के गठन के आदेश जारी कर दिए गए। जयपुर शहर की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो और शहर की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समन्वित तरीके से लागू किया जाए, इसके लिए जयपुर शहरी निकाय समन्वय समिति का गठन किया गया। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की स्वीकृति के बाद आदेश जारी किए गए। प्रमुख सचिव नगरीय विकास टी रविकांत समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति में जेडीसी आवासन मंडल आयुक्त, जयपुर मेट्रो एमडी, डीएलबी, जयपुर ग्रेटर नगर निगम और जयपुर हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त, रुड़सिको के कार्यकारी निदेशक, मुख्य नगर नियोजक को शामिल किया गया। शहर की किसी समस्या या प्रोजेक्ट के लिए जरूरत होने पर ऐसे विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया जा सकेगा जो इस समिति के सदस्य नहीं है। इस समिति की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसके तहत ये प्रयास किया गया है कि समिति अपने उद्देश्य में सफल हो सके। अपने उद्देश्य में समिति कितनी सफल हो पाएगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के करीब 200 प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीमसर के संयोजन में 4 सदस्यों की कैबिनेट समिति की हुई पहली बैठक में तय किया गया कि इस मंगलवार इन प्रकरणों की समीक्षा करके 1.5 माह तक अपनी रिपोर्ट देना तय हुआ। कैबिनेट कमेटी के सचिवालय में हुई पिछली बैठक में समीक्षा के दायरे में आ सकने वाले प्रकरणों को चिन्हित करने को अधिकारियों को कहा गया। इस तरह के निर्णय समीक्षा के दायरे में शामिल होंगे। पिछली सरकार के अंतिम 6 माह में अगर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं तो ऐसे प्रकरण समीक्षा के दायरे में होंगे। कैबिनेट कमेटी के सचिवालय में हुई पिछली बैठक में समीक्षा के दायरे में आ सकने वाले प्रकरणों को चिन्हित करने को अधिकारियों को कहा गया। इस तरह के फैसले समीक्षा के दायरे में शामिल होंगे। कमेटी ने साफ कहा है कि किसी राजनीतिक द्वेष या बदले की भावना से फैसला नहीं किया जाएगा, लेकिन जो निर्णय अनुचित हुए हैं या जिन अधिकारियों ने गलत काम किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा जरूर होगी। प्रमुख रूप से विधि, वित्त और यूडीएच विभाग के प्रकरण समीक्षा के दायरे में आएंगे। बैठक में समिति में शामिल मंत्रियों के साथ प्रमुख सचिव दिनेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रथम मीटिंग है जो 6 महीने पिछली सरकार का जो कार्यकाल रहा उसमें डिपार्टमेंट वाइज समीक्षा की जाएगी। इसके अंदर लॉ डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपके जीएडी और 4 जो हम मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। आज बस टुडे वाज फर्स्ट मीटिंग ओनली और वीकली समीक्षा हम इसकी करके और महीने 1.5 महीने के अंदर जो मामले अनियमितता करिए उसको हम स्टडी करेंगे। 2023 से 14 दिसंबर 2023 के बीच में पूर्ववर्ती सरकार ने कितने भी कैबिनेट डिसीजन लिए उनकी समीक्षा होगी और डिपार्टमेंट वाइज जो निर्णय लिए उनकी भी समीक्षा होगी और नॉन बीएसआर के जो टेंडर हुए या निर्णय लिए गए, नॉन बीएसआर से अलग बीएसआर छोड़ करके नॉन बीएसआर में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए उनकी भी समीक्षा की जाएगी। हमारी कमेटी का ये भी निर्णय था कि भाई नॉन बीएसआर में किस लेवल से जो केसेज उनको एग्जामिन किया जावे। तो प्रथम दृष्टिया प्रिलिमिनरी हमने माया है
कि नॉन BSR आइटम में वो आइटम जो टेंडर के अलावा 1 करोड़ से ज़्यादा नॉन BSR के आइटम हैं उनकी समीक्षा की जावे। डिपार्टमेंट में ऐसे डिपार्टमेंट डिसीजन जो पॉलिसी के खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है, किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए किए गए हैं या स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है, उनकी समीक्षा। वैसे तो लगभग पूरा बता ही चुके हैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा, फिर भी पिछले 6 महीनों के अंदर 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का जो दिसंबर तक का जो है सरकार बनने तक का जो भी पिछली गवर्नमेंट ने जिस तरह की कोई वित्तीय अनियमितताएं तो नहीं की गई है, कोई इस तरह के डिसीजन तो नहीं लिए गए हैं जो पब्लिक हित में नहीं थे, बल्कि यदि किसी पर्टिकुलर किसी एक संस्था को या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए की गए तो उन्हीं कार्यों की समीक्षा की जाए। जयपुर में युवा कांग्रेस ने रोजगार दो न्याय दो मुहिम के तहत मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही युवा मित्रों पर अन्यायपूर्ण तरीके से नौकरी छीनने और बेरोजगार करने का विरोध करते हुए युवा मित्र संघर्ष समिति को समर्थन दिया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष यशवीर शूरा, उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी, जयपुर लोकसभा प्रभारी राहुल खान सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 2 दिन में 15,809 पुलिसकर्मियों की 4,483 टीमों ने कुल 8,368 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद से भजनलाल शर्मा का प्रमुख फोकस अपराधों पर नियंत्रण का रहा है। डीजीपी UR साहू के निर्देशों के बाद राजस्थान पुलिस सीएम की मंशा के अनुरूप ही कार्रवाई कर रही है। 2 दिवसीय विशेष अभियान में 15,809 पुलिस कर्मियों की 4,483 टीमों ने अपराधियों की 17,464 ठिकानों पर दबिश देकर कुल 8,368 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी UR साहू ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार 6 और 7 फरवरी को राज्य स्तरीय विशेष अभियान चलाया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश MN की निगरानी में प्रदेश भर में कार्रवाई की गई। सभी रेंज IG ने समस्त कार्रवाई की मॉनिटरिंग की और स्थानीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फील्ड में पुलिस टीमों द्वारा कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर हैं। प्रदेश में गृह विभाग की कमान सीएम के पास है। ऐसे में सीएम के निर्देशों के बाद पुलिस अपराधियों के खात्मे में जुटी हुई है। कोटा पुलिस ने शहरवासियों के गुमशुदा हुए मोबाइल्स को बरामद किया है। पुलिस ने करीब 185 मोबाइल बरामद किए जिन्हें उनके मालिकों को वापस लौटाया गया। बता दें कि महावीर नगर, अनंतपुरा और RK पुरम थाना क्षेत्र से ये मोबाइल गुम हो गए थे, जो बरामद होने के बाद सिटी SP शरद चौधरी की मौजूदगी में उनके मालिकों को सौंपे गए। बरामद किए गए मोबाइल्स करीब 28 लाख रुपए के बताए जा रहे हैं। वहीं सिटी SP शरद चौधरी ने बताया कि शहर पुलिस अब तक 1.5 करोड़ रुपए कीमत के गुमशुदा मोबाइल बरामद कर चुकी है। इसमें RK पुरम से अजय और अंकित दोनों कांस्टेबल हैं, महावीर नगर से हरिओम और विश्वेंद्र हैं, अनंतपुरा से बुद्धाराम और परसाराम हैं। ये लगातार सर्च करते रहे और तलाश करते रहे और मेरे SP ऑफिस में जो विष्णु इनके नोडल अफसर हैं तो उनके लगातार ये प्रयास चलते रहते हैं। तब जाकर के जैसा आपको पता है किसी का 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल तो लगातार पड़ा रहता है और फिर हमें अचानक किसी दिन पता लगता है भाई IMI ऑन हो गया। उससे फिर हमारी तलाश चालू होती है, फिर मोबाइल लेकर के आना। प्रक्रिया आपको पता है, कई बार बता भी चुका हूँ। राजस्थान के बारे में हजारों बीघा जंगल पर दबंगों ने पेड़ों को काटकर फसल कर रखी है। ये सिलसिला बीते कई सालों से चल रहा है। अभी भी लोग सैकड़ों बीघा जमीन से हरे भरे पेड़ों को काटकर फसल की बुआई कर कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीण दर्जनों बार वन विभाग सहित प्रशासन के आला अधिकारियों को ज्ञापन देकर जंगल को मुक्त करने की मांग करते आ रहे हैं। हाल ही में नए जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने भी अभियान चलाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंधित विभागों को आदेश दिए, फिर भी यहां कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। किशनगंज तहसील की काकड़दा गांव के 100 से ज्यादा लोग जंगल को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन देकर चेतावनी दी गई। जो 10-12 आदमी है उन्होंने सबने काफी टाइम से अतिक्रमण कर रखा है। 7-8 साल हो गए, 2-3 ने तो इस साल अधिक कर दी। पूरी जंगल को रोक दिया, पूरे को, हजारों बीघा को, और मकान बना दिया। एक आदमी जिसके पास 100 बीघा जमीन है, अकेला 100 बीघा भी जंगल हरे भरे पौधों काट के
जिससे वन्य जीवों को भी खतरा हो रहा है। गाँव खेतों में जानवर आते हैं जंगल के, उससे गाँव में नुकसान हो रहा है। प्रतापगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया और आरोपी को 20 साल कारावास के साथ ही 20,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। मामले को लेकर विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाल लाल टांक ने बताया कि 2021 को घंटाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। करीब 2.5 साल बाद विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने फैसला सुनाया। सुनवाई के लंबे समय के दौरान ही पीड़िता की बीमारी से मौत हो गई थी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन की तरफ से वकील की मौत पर पूरे दिन का न्यायिक कार्य स्थगित रखने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल उपमन की एकल पीठ ने बार के अध्यक्ष को विस्तृत स्पष्टीकरण में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश की पालना में हाजिर हुए बार अध्यक्ष के साथ लक्ष्मणगढ़, सीकर, नीमका थाना सहित शेखावटी के सैकड़ों वकील भी हाईकोर्ट पहुंचे। मुख्य भवन के सामने धरना देकर हाईकोर्ट बार अध्यक्ष को बुलाने के लिए नारेबाजी की। बाद में हाईकोर्ट ने बार अध्यक्ष को लिखित जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए सुनवाई शाम 4 बजे तक टाल दी। 4 बजे हुई सुनवाई के बाद बार अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि बार की ये परंपरा रही है कि किसी भी अधिवक्ता के निधन पर न्यायिक कार्य स्थगित रखते हैं और इसमें न्यायिक अधिकारी भी शामिल होते हैं। इस जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुई और विस्तृत शपथ पत्र सहित पूरा ब्यौरा 9 फरवरी को पेश करने को कहा गया।